नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और बड़ी कवरेज लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं मिशन कश्मीर पर। कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक से पहले बड़ी हलचल इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है। पीएम आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक से पहले यानी कि 3 बजे जिस बैठक की शुरुआत होनी है उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि इस बैठक से पहले की जो अंतिम रूपरेखा है बैठक को लेकर और जिन मुद्दों पर बात होनी है उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच बातचीत का यह दौर है। अमित शाह पहुंचे हैं पीएम आवास, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है। लेकिन देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हो रही है तो दूसरी तरफ तमाम वो पार्टी और उनके सदस्य जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं उनके आवास या फिर उनके दफ्तर में भी हलचल है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी का भी मंथन है और साथ ही जो गुपकार अलायंस है उसके जो सहयोगी दल हैं वो नेता भी लगातार एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और बैठक से पहले कई सारी बातें हैं जिस पर और ये तमाम जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर कई बातों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। अनुराग, शुक्रिया विद्या। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है और इस वक्त मैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हुआ हूं। न्यूज़ नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हर इनपुट हर अपडेट लगातार न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, आपसे कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं। 3 बजे मुलाकात होनी है, 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुँच चुके हैं, यानी 3 घंटे पहले किस तरीके से रणनीतिक मंथन यहाँ पर होगा जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर, जम्मू कश्मीर की बेहतरी को लेकर और जो पॉलिटिकल डायलॉग यहाँ पर किया जा रहा है 14 नेताओं के साथ, उसमें किस तरीके के मुद्दों पर चर्चा होनी है। इस लिहाज से आज का दिन बेहद खास और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए 3 घंटे पहले अगर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं प्रधानमंत्री के आवास पर तो जो गंभीरता है केंद्र सरकार की वो आप समझ सकते हैं। यहां पर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, सुरक्षा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। 3 बजे का वक्त है लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता हों या फिर कांग्रेस पार्टी के कश्मीर के नेता हों या फिर अलग अलग जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गुपकार अलायंस है, उनके बीच में आपस में ठीक है अनुराग, वापस मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। सर्वदलीय बैठक से पहले बीजेपी नेता का बड़ा दावा सामने आया है। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है एससी एसटी को 25 सीटें दी जाएंगी, यानी कि एससी एसटी के लिए जो 25 सीटें हैं वो बढ़ेंगी। विजय सोनकर शास्त्री ने यह ट्वीट करके कहा है, हमने कई बार परिसीमन का मुद्दा उठाया है, मोदी जी आज हमारा सपना पूरा करेंगे। विजय शंकर और विजय सोनकर शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजय जी, आपने ये बड़ी बात कही है कि एससी एसटी को 25 सीटें ज्यादा देंगी, तो परिसीमन को लेकर क्या आज बातचीत होने वाली है और उससे पहले क्या कुछ आप लोगों ने रणनीति तैयार की है? देखिए, जहां तक जम्मू और कश्मीर की स्थिति है वहां पर दलितों की और खासतौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी और जनजातियों के लोगों की बहुत बदतर स्थिति है। वहां पर तो दलित समाज के लोगों को केवल और केवल सफाई के काम के लिए ही नियुक्त किया जाता है, उनको और कोई काम करने का संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। यहाँ तक ये सब सारी चीजें वहाँ के जो पिछला संविधान था उसमें लिखा हुआ था। बहरहाल 370 के बाद वो सारी स्थितियां खत्म हुई हैं और पहले जिस तरह से वहाँ पर केवल 8 सीटें रिजर्व होती थी जी, और ये जो नया परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, तो उसमें बहुत सारी सीटें बढ़ेंगी। उसमें लगभग 10 से 12 सीटें शेड्यूल कास्ट की हो सकती हैं और 15-16 सीटें लगभग ट्राइबल को भी मिलेंगी। इस तरह से वहां पर 25 से ज्यादा ही सीटें एससी और एसटी के खाते में आएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो वहां का पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी बदल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो उसको पिछड़ा रखने का प्रयास किया गया जम्मू कश्मीर को, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ खराब हो गया, जिस तरह से वहां पर कश्मीरी पंडितों को निकाल करके बाहर किया गया 91 में, तो वो सारी चीजें कहीं न कहीं ये जो डिलिमिटेशन अगर होता है जी तो उसमें सेटल होंगी और हमें पूरा उम्मीद है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए विजय जी आपका। तो एक नया डिस्कोर्स तैयार करने की कोशिश हो रही है, एक नई रणनीति है जिसके बारे में विजय सोनकर शास्त्री बता रहे थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से करीब 30 साल पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया और यह जता दिया था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को वो खत्म करके ही दम लेंगे। तो ये एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता देते हैं कि हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी होंगे, हमारे सहयोगी भी होंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट देख लीजिए सबसे पहले। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लाल चौक में पोस्टर्स लगाएं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। ना बुलेट प्रूफ कार, न बुलेट प्रूफ जैकेट, बस हाथ में था तो देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा। और उसी तिरंगे की आन बान और शान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की धमकी की परवाह नहीं की थी। मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर उनकी 1992 की कश्मीर यात्रा से शुरू होता है। तब वो प्रधानमंत्री तो क्या, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, बस बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता थे। करीब 30 साल पहले पीएम मोदी दहशतगर्दों को ललकारते हुए 26 जनवरी 1992 के दिन श्रीनगर के लाल चौक पहुंच गए, जहां उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराकर आतंकियों की धमकी को खत्मो तले रौंदते हुए खुशहाल कश्मीर की नींव रखी। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। इस तस्वीर के बैकग्राउंड में एक पोस्टर लगा है जिसमें 370 हटाओ और आतंकवाद मिटाओ, देश बचाओ का नारा दिख रहा है। यह तस्वीर कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयोजित एकता यात्रा के दौरान ली गई थी, जो 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई। आज करीब 30 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने जा रहे हैं। पीएम ने 370 हटाकर अपना आधा संघर्ष तो पूरा कर लिया। अब पीएम उसी संग्राम को समापन के मुकाम की ओर ले जाते दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीयत में लिखवा कर नहीं लाया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर की स्थितियों पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक की तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो के सिन्हा, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं और साथ ही अनुराग दीक्षित मेरे सहयोगी मौजूद हैं। ठीक प्रधानमंत्री आवास के बाहर
अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी, ये एक वो महत्वाकांक्षा और वो आशा, वो उम्मीद जिसको लेकर संघ और बीजेपी दशकों से काम कर रहा था, और अब इन दोनों को लग रहा है कि भाई सपना पूरा हो चुका है, 370 का जो सपना है वो पूरा हो चुका है, तो अब वहां के विकास के लिए बात करने की जरूरत है, वहां के लोगों से बात करने की जरूरत है, वहां के नेताओं से बात करने की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है कि ये पूरा तो 5 अगस्त 2019 को हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमित शाह जब कागज लेकर के, इतना कागज का पुलिंदा लेके राज्यसभा में आए थे, तो कोई कल्पना ही नहीं कर रहा था कि आज 370 भारत से हटने वाला है। हालांकि उस समय कई स्टेप कश्मीर में उठा लिए गए थे, पर्यटकों को बाहर, बाकी लोग बाहर जाएं, पूरा वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस सब उतार दी गई थी और व्यवस्था थी। जैसे ही उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी कि संसद में हंगामा हो गया, वो दिन अद्भुत था। जो लोग भारत की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, उसके अलगाव को खत्म करके सामान्य राज्य बना करके भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, उनके लिए वो ऐतिहासिक दिन था। तो ये उस समय से लेके अभी तक की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा है, जब आप कोई ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, क्रांतिकारी कदम उठाते हैं, तो तात्कालिक ही सब कुछ नहीं हो जाता, उससे एक हलचल और आघात लगता है। तो पहले उसको संभालना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो इन करीब 1.5-2 सालों में वहां तक सरकार बढ़ी है। अब ये जो प्रक्रिया है आगे आ रही है, जैसा प्रधानमंत्री ने पहले भी संकेत दिया था कि जैसे ही स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी, हम इसमें विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ेंगे और आगे केंद्र शासित प्रदेश से बदल के उसको एक राज्य की स्थिति में लाएंगे जी। तो अब ये सारे नेता जो हैं, ये वहां की राजनीतिक पार्टियों के हैं। हालांकि इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। डीडीसी चुनाव में लोगों ने इनको 7-6 गुप्कार के लोग मिल गए सारे दल, लेकिन इनको उस प्रकार से वोट मिला नहीं है, बावजूद वहां की धारा के हैं। तो कई बातें इसकी जो प्रक्रिया है धीरे धीरे वो यही नहीं रुकेगी, इनके साथ भी बैठकें होंगी। कश्मीर में डीडीसी के चुनाव के अवधेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। MY तारिक गनी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। वो भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। सरकार ने बगैर किसी पूछे, बगैर किसी बहस, बगैर किसी चर्चे के इसको डाउनग्रेड किया और एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया और फिर तकसीम किया, डिवाइड किया। तो लाजमी तौर पर आज लद्दाख के लोग भी कहते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव राइट्स चाहिए, वो भी ये चाहते हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं, हमें स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फैसला 5 अगस्त और उस के बाद हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में, वो चूँकि आईन के दायरे से बाहर हैं, इसलिए उससे मसले हल नहीं हुए हमारे। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बड़ी हलचल है, उनके पास एक बार चल लेते हैं। अनुराग, हम वो नेता जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी या हर नेता अपने एजेंडे के साथ इस मीटिंग में आने वाला है। इस वक्त दिल्ली में क्या हलचल है जो आप तक जानकारी पहुंच रही है? बिल्कुल विद्या, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त केंद्र सरकार के सामने कि वो तमाम राजनीतिक दल, 8 राजनीतिक दलों के जो तमाम नेता हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां भी हैं। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है, उनको पाकिस्तान को हो सकता है किसी दल को एड्रेस करना हो। तो ये जो उनकी सियासी मजबूरी है, इसके चलते कोई पाकिस्तान से बात करने की बात करता है, कोई जो जम्मू कश्मीर की जेल में बंद लोग हैं उनको रिहा करने की बात करता है। ये उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अभी हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट अवधेश जी बात कर रहे थे, विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज की बैठक महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें कई सवाल हैं। सवाल ये कि विधानसभा चुनाव तब होगा जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी। परिसीमन की प्रक्रिया किस आधार पर पूरी होगी? क्या साल 2011 की जनगणना के आधार पर होगी? और अगर क्या 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होता है, यानी डिलिमिटेशन होता है, सीटों का निर्धारण होता है, तो क्या 2011 के आंकड़े ईमानदारी से इकट्ठे किए गए होंगे? ये सवाल अब से कुछ देर पहले कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि ये चर्चा 2021 में हो रही है, 2021 की जनगणना लगातार चल रही है, काम शुरू हो चुका है। और जो परिसीमन आयोग है जस्टिस रंजना देसाई का, उनका कार्यकाल भी मार्च 2021
2022 तक है, यानी उनके पास अभी लगभग 8 महीने का वक्त है उस आयोग के कार्यकाल के पास ही। तो अगर परिसीमन करना है, अगर डिलिमिटेशन करना है जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव कराने के लिए, अगर ऐसा परिसीमन करना है जिसमें जम्मू के साथ इंसाफ हो सके, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ इंसाफ हो सके, कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ हो सके, तो बेहतर यह होगा कि 2021 के जनगणना के आंकड़े को आधार बनाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है अनुराग, एक बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरफराज वानी, आपको क्या लग रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री या देश के जो बाकी मंत्री शामिल होंगे, नेता शामिल होंगे, उन लोगों के बीच किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए? जैसा कि हम अभी सुन रहे थे, सरताज साहब कह रहे थे कि आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने फलाना चीज कर दिया, आपने पहले राय मशवरा नहीं किया। ये तो केंद्र सरकार का अधिकार था और ये अधिकार उनको संविधान देता है। तो उस पर चर्चा करने की बजाय क्या चर्चा इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर को आगे कैसे ले जाया जाए, मुख्य धारा से कैसे जोड़ें? देखिए, जैसे आपने कहा कि ये केंद्रीय सरकार का अपने पावर से ये करना, बट मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज कानून जानने वाला, मैं ये कहूंगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं पे पावर था नहीं। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से 370, 35A और फिर पहले आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पावर छीन के पार्लियामेंट को पावर दे दी। सरफराज जी, समझ में नहीं आता कि आप लोग एक तरफ आप कह रहे हैं, एक तरफ कि आप कानून के जानकार हैं, कानून की पढ़ाई करके आए हैं, तो संविधान भी आपने पढ़ा होगा सर। तो संविधान में तो ये साफ-साफ लिखा हुआ है, संविधान में संविधान कहीं पे आपको अलाउ नहीं करता कि केंद्र के अधिकार हैं, केंद्र की शक्तियां क्या है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है और प्रधानमंत्री क्या डिसीजन ले सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। तो आप लोग बरगलाते क्यों हैं सर? आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि एक ऐसा वक्त है जब जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से विकास से जोड़ा जा सकता है और उस पर अगर बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं को बुलाया है, बैठक हो रही है, तो उस पर खुले दिल से बात करने की जरूरत है, बजाय कि आप लोग बरगलाए लोगों को। संविधान कहीं पे अलाउ नहीं करता कि आप एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाए विदाउट कंसेंट ऑफ पीपल, लोगों से मशवरा लिए बगैर, उसके असेंबली से मशवरा लिए बगैर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए होते। आपके पास तो एक अधिकार, संवैधानिक अधिकार आपके पास है ना, अगर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हो तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले गए होते सर। आप क्यों नहीं गए बताइए? एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। के सिन्हा साहब भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनके पास भी चलेंगे और हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अजीत डोभाल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री पहुंचे थे और अब अजीत डोभाल पहुंचे हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर जो बैठक होनी है, बड़ी बैठक, अहम बैठक, उससे पहले अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। अमित शाह पहले ही पहुंच गए थे सर्वदलीय बैठक से पहले। यह मंथन का दौर चल रहा है, पीएम मोदी से बड़ी हलचल और पीएम आवास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बात चल रही है अजीत डोभाल और गृह मंत्री की, उससे पहले बड़ी हलचल दिल्ली में दिखाई दे रही है। अनुराग दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, इस वक्त अजीत डोभाल पहुंचे हैं और कौन कौन नेता पहुंचे हैं वहां? देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, इस बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में, उसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल है। वो अब से काफ़ी देर पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि अभी आपने जानकारी खुद दी है विद्या, NSA अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके की जानकारी लगातार सामने आ रही है और ये काफ़ी वक्त पहले पहुँच चुके हैं, यानी 3 बजे बैठक होनी है, लगभग 12 सवा 12 बजे तक ये तमाम बड़े नेता पहुँच चुके हैं। यानी केंद्र सरकार एक मंथन इस वक्त कर रही है, रणनीति बना रही है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर आज की इस बैठक में चर्चा होनी है। आपके साथ पैनलिस्ट थे जो अभी 370 की बात कर रहे थे, 35A की बात कर रहे थे, खुद को कानून का जानकार बता रहे थे। विद्या, पहली बात तो ये कि उनको समझना चाहिए कि 35A का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति का एक आदेश था जिस पर फैसला लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा ही। 370 का उन्होंने जिक्र किया, वो शायद ये बताना भूल गए कि 370 का अगर संविधान में जिक्र भी था तो वो परमानेंट नहीं था, यानी वो अस्थायी 370 का जिक्र था जिसको अब हटा दिया गया है। उसमें कुछ भी नया नहीं है और सब कुछ संसद से हुआ है। और इन 22 महीनों में जब से 370 को हटाया गया है तब से काफी पानी बह चुका है, स्थिति
स्थितियां बदल चुकी हैं और 370 को हटाया क्यों गया, 35A को हटाया क्यों गया, सरफराज से इस पर मैं जवाब लूंगा। अनुराग के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब सरफराज से मैं लूंगा, लेकिन के सिन्हा साहब के पास एक बार चलते हैं। के सिन्हा साहब, इस वक्त की जो बैठक है वो दो बातों को लेकर काफी अहम है। एक तो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में विकास का काम कैसे हो, दूसरी बात यह है कि सुरक्षा वहां पर कैसे पुख्ता हो, वहां पर आम लोगों की चाहे सुरक्षा हो चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, उसको कैसे पुख्ता किया जाए। इस पर एक बड़ी बात हो सकती है, क्या कुछ बड़ा मैसेज आज निकल कर आ सकता है? देखिए विद्या, जम्मू एंड कश्मीर को जब हम लेते हैं तो पूरा का पूरा मामला जो है आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। ये जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A जब ये हुआ था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जैसे आपका यूनियन टेरिटरी के अंदर में दो भागों में बांटे गए थे, उस समय में जब ये चीजें थी तो ये सारा का सारा मुद्दा सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ था। अब आप देखिए इसके बाद की भी हलचल जो है, पूरी हलचल जो आपको दिखाई देती है, चाहे वो आपके चाइना के थ्रू हो या पाकिस्तान के थ्रू हो, तो इसके अंदर में ये सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है। जब NSA वहां पहुंचते हैं तो जो चीजें भी होंगी इसके मद्देनजर ही होगी। जो ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे, आपके पास भी लौट कर आऊंगा। सरफराज कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी चलेंगे और अनुराग ने जो सवाल उठाया है उस पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं और बड़ी कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी का मिशन कश्मीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन कश्मीर को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिस पर सबसे बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। 3 बजे यह बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले की हलचल आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो मेगा मीटिंग है उस पर अपडेट क्या है। मीटिंग से पहले बीजेपी की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस के यहां भी बैठक चल रही है, नड्डा के घर पर बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही है। तो साथ ही कांग्रेस भी बैठक कर रही है, गुलाम नबी के घर पर कांग्रेस की बैठक हो रही है। इसी तरीके से गुपकार अलायंस के जो सदस्य हैं उनके यहां भी बैठक चल रही है, वो लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक का वो एजेंडा तय कर रहे हैं। कश्मीर पर बैठक से पहले जो बड़ी खबर है, बड़ी हलचल है, उस पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहले ही पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री आवास, और अजीत डोभाल भी पहुंच गए हैं। 3 बजे से यह बैठक होगी। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर बात होगी? अभी तक जो कहा जा रहा है कि परिसीमन पर बात हो सकती है, विकास मुद्दा होगा, जम्मू कश्मीर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में किस तरीके से उसको देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है, कैसे उसे विकास से जोड़ना है, इस पर बात हो सकती है। लेकिन गुपकार अलायंस जो है वो क्या एजेंडा लेकर पहुंचेगा और गुपकार अलायंस के जो सदस्य हैं उनके एजेंडे पर क्या बातचीत होगी? जैसा कि इस बैठक से पहले कई सदस्य बयान दे चुके हैं, उन बयानों को लेकर क्या बातचीत होगी या उन बयानों को दरकिनार करते हुए सीधे सीधे मुख्य धारा से कश्मीर को जोड़ने, विकास करने और वहां पर अमन बहाली के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए उस पर बात होगी। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हर हलचल भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, जहां से वो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही तमाम हमारे बाकी सहयोगी अलग अलग उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है, यानी कि कांग्रेस की बैठक जो चल रही है वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, बीजेपी की बैठक जहां चल रही है वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन तमाम वो मुद्दे जिन पर आज बातचीत हो सकती है उसको लेकर लगातार इस वक्त बातचीत हो रही है और कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर विवाद भी खड़ा हो रहा है। लेकिन किस पार्टी ने क्या कुछ कहा है, रुख क्या है उनका, उनकी बातों से क्या समझ में आ रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं, वो हम आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस धारा में अभी दिखाई दे रही है। देखिए, पीडीपी की तरफ से यह कह दिया गया कि पाकिस्तान से भी बात हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा 370 की वापसी हो, कांग्रेस ने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। तो ये रुख हैं। बीजेपी बातचीत से मसले हल करना चाहेगी, पाकिस्तान से बात हो, यह बात कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया पीडीपी ने। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है कि एक बार फिर से 370 वापस हो, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, यह कांग्रेस का स्टैंड है। हालांकि बैठक में अभी क्या कुछ बातें होंगी, उससे निकलकर क्या कुछ आएगा, उसी पर हमारी नजर बनी हुई है। और हमारे सहयोगी अनुराग दीक्षित मौजूद हैं इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के बाहर। साथ ही के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सरफराज हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले अनुराग जरा बता दीजिए इस वक्त की हलचल क्या है, अपडेट क्या है दिल्ली से?
देखिए, लगातार जो तमाम डेलीगेशंस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर। गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुँच चुके हैं। कुछ और जो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से शिरकत करेंगे वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हलचल तेज हो चुकी है, अतिरिक्त सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बीच एजेंडा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? परिसीमन विद्या जिसका आपने जिक्र किया, विधानसभा के चुनाव जिसका आपने जिक्र किया, यूटी रहेगा या राज्य का दर्जा वापस मिलेगा? गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा, स्टेट का दर्जा नहीं मिलेगा। इस पर हमने कभी किसी तरीके की बात नहीं कही है, बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि स्टेटहुड को लेकर चर्चा हो सकती है। इस तरीके की उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा कश्मीर में हमेशा से रहा है, लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं वो बताते हैं कि अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर की 19% से घटकर 9% हो चुकी है। यानी बीते 22 महीनों में जो रोजगार है वो बहुत तेजी से दिया गया है। 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बताते हैं कि जो 25,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में देने का वादा किया था, उसमें से 800 पुलिस इंस्पेक्टर का जो ऐलान है भर्ती का उसको किया जाता है और लगातार इस तरीके से रोजगार देने की बात की जा रही है। हो सकता है कि तमाम नेताओं के सामने एक रोड मैप दिया जाए, बताया जाए कि बीते 22 महीनों में केंद्र सरकार की तरफ से 370 हटाने के बाद से क्या कुछ कदम उठाए गए। ये सिर्फ रोजगार के मोर्चे की बात है, लेकिन अगर आर्थिक पैकेज की बात करें तो प्रधानमंत्री 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी वित्तीय वर्ष में, इसी बजट में गैस पाइपलाइन पहुंचाने की जम्मू कश्मीर में बात कर चुकी हैं। एम्स, IIT, IIM के लिए एक बड़ा बजटीय ऐलान हो चुका है जम्मू कश्मीर के लिए। और आयुष्मान योजना जिसका लाभ विद्या अब तक नहीं मिल पाता था जम्मू कश्मीर, ये तमाम वो बातें हैं, वो काम हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं, अनुराग, जो आप बता रहे हैं। लेकिन क्या इन बातों को ध्यान में रखकर ही जो कश्मीर से डेलीगेशन आया है वो प्रधानमंत्री से बातचीत करेगा? सरफराज कुछ कहना चाहते थे, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सरफराज, आप क्या कहना चाहते हैं? और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या आप देखते हैं इस मीटिंग को कि ये विकास की मीटिंग है? देखिए, पहले मैं फैक्ट्स को क्लियर करूंगा। जैसे मुझसे पहले जो हमारे ये थे गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, यहाँ पे IIT, IIM आया, यहाँ पे 80,000 करोड़ का पैकेज आया। मैं बोलना चाहता हूँ ये सब 370 से पहले की बात है। आप 80,000 करोड़ को चेक कीजिए फैक्ट्स में, ये तब की बात है जब PDP और भाजपा की सरकार थी। तो ये सारी चीजें, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे आपके जॉब पैकेज हो, जो 50,000 जॉब का पैकेज था, ये सब कुछ 370 से पहले था। जब से 370 हटाया गया तब से यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कश्मीर आज सबसे बड़ा बेरोजगार स्टेट है हमारे पूरे इंडिया में। तो आप फैक्ट्स को तरोड़ ना मरोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? आप फैक्ट्स बताइए ना, ऑन ग्राउंड रियलिटी बताइए। मैं अवधेश जी को ले आता हूं। दूसरी बात मैं अवधेश जी को ले आता हूं। मेरे को बोलने दीजिए। अवधेश जी, दूसरी बात मेरे को बोलने दीजिए। आपने बात की सरफराज 22 महीने पहले हुआ था क्या? सरफराज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सिरे से तो खारिज मत कीजिए चीजों को, तथ्यों के साथ बात कीजिए। जाना अनिवार्य है। बोलने दीजिए विद्या, इनको चुप कराइए। मेरे को बोलने दीजिए। देखो, अच्छा सरफराज, आपने एक बात आपने कही कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया गया, उस पर वो काउंटर कर रहे हैं। अवधेश जी उस पर आपको काउंटर कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर आप अपना दूसरा सवाल रखिएगा, क्योंकि गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर मैं फैक्चुअली गलत हूं तो आयुष्मान योजना पर गलत हूं क्या? 25,000 रोजगार पर गलत हूं क्या? इन्होंने कहा कि 370 हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं था। जिस धारा 370 की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जारी किया, उसी के तहत 1952 और 1962 में कांग्रेस ने इसमें परिवर्तन 370 में किया था। तब यह संवैधानिक था, और चूंकि ये दूसरी सरकार ने कर दिया, वो इनके मन के लायक नहीं थे, असंवैधानिक हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो ये नहीं होगा। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं, ये बात सही है कि इसमें से कई घोषणाएं 370 के पहले की है, लेकिन विद्या, देश को यह जानना जरूरी है कि 370 अचानक नहीं हटा है। उसके पहले से अनेक कदम 2015 से उठाने सरकार ने शुरू किए थे, जिसमें प्रधानमंत्री का सेना के बीच जाना, बातचीत करना, जिसमें जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाना, जो कि वहां आतंकवाद, अलगाववाद का सबसे बड़ा वैचारिक केंद्र, सबसे बड़ा वैचारिक समूह था, उसके नेताओं को पकड़ना, उनकी संपत्ति जब्त करना, हुर्रियत के नेताओं की सुरक्षा हटाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनकी अरेस्टिंग करना, तो ऐसे सारे कदम, उसी के पैरेलल जो है आर्थिक कदम उठाना, तो ये करते करते 370 तक आया गया है। एक 370 नहीं उठा है। तो इसको मैं रिप्लाई करना चाहता हूं से अलग करके ये जो गलतफहमी फैला रहे हैं। ठीक है सरफराज बोलिए, उसके बाद के सिन्हा साहब के पास जल्दी से। सरफराज, आपने कहा केंद्रीय सरकार के पास इख्तियार था 370 हटाने का, बस एक पॉइंट मेरे को बोलने दीजिए।
बस 370 का तीसरा भाग मैं पढ़ना चाहता हूं जनता के सामने, मेरे को पढ़ने दीजिए। ये जी 370 का तीसरा भाग, notwithstanding anything foregoing provisions of this article, the president may by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications। और फिर बात होती है provided that the recommendation of the constituent assembly of the state referred in clause 2 shall be necessary। आप मेरे को बताइए constituent assembly जम्मू कश्मीर स्टेट की थी कहां पे, क्या आपने 370 हटाया? आप लीगल बात कीजिए ना। ये 370 उत्तर सुन लीजिए सरफराज, इसका उत्तर सुन लीजिए। पढ़िए। ऐसा है, ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने इसको पारित किया था, लेकिन 370 केंद्र के द्वारा था। राष्ट्रपति ने अपनी अधिसूचना में कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर में साफ किया था कि चूंकि संविधान सभा नहीं है और संविधान सभा ने ही अपने को विधानसभा में उस समय परिणत किया था, इसलिए आज विधानसभा संविधान सभा मानी जाएगी। और चूंकि राज्यपाल संविधान के साथ धोखा हो गया ना, इस समय विधानसभा संविधान के साथ धोखा हो गया, सदनों के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाएगी, वो तो संविधान की धज्जियां उड़ाएगी। यह कदम इतना हमारे संविधान की जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाएगी। आप हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, धज्जियां उड़ाएगी। एक सिंपल सी बात है अवधेश जी और सरफराज जी, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। अब एक सेकंड सरफराज, आपने अपनी बात कह ली। अवधेश जी एक सेकंड, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इतने महीने से आप बैठे क्यों हैं? दूसरी बात यह है कि अगर 370 आप पढ़ रहे हैं सरफराज, तो चैप्टर 2 यानी कि दूसरा अध्याय जो है संविधान का, उसको भी पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ के देश को सुना दीजिए कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है कि केंद्र कैसे राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरीके से अपने हिसाब से वहां पर शासन या वहां पर काम कर सकती है केंद्र सरकार। जरा वो दूसरा अध्याय और उन अध्यायों के जो आर्टिकल्स हैं 12 तक, वो भी पढ़कर सुना दीजिए देश को। आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, आपके पास लौट कर आऊंगा। और अवधेश जी भी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन के सिन्हा साहब, इस वक्त देखिए कश्मीर में सबसे बड़ी बात जो ये है 370 हटने के बाद हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि स्थानीय लोगों को या फिर आम नागरिक जो है उनको भी आतंकी टारगेट करने लग गए हैं। तो ऐसे में आज ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस बैठक में जो वहां के स्थानीय नेता आए हैं उनके लिए कि इस तरह की समस्या से कैसे बचें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से क्यों बात करें अगर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी हमारे लोगों को, वहां के आम नागरिकों को मार रहे हैं, हमारे सेना पर हमला करते हैं, हमारी पुलिस पर हमला करते हैं आतंकी। देखिए विद्या जी, आज बहुत अहम दिन था जब मैं सोच रहा था कि आपके डिस्कशन में ये बातें नहीं उठेंगी। देखिए सरकार ने वेरी क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 370 और 35 के ऊपर कोई बातचीत होगी ही नहीं। फिर हम यहाँ बैठ करके पूरे नेशनल डिबेट के ऊपर में फिर वही चीजें, वही रेटरिक, इसके ऊपर बहुत बात हो गई 5 अगस्त के बाद। बहुत डिस्कशन मैंने भी किया, आपने किया, यही सुनते रहे और लोग। देखिए आज बात क्या है, आप नीचे तो एक कैप्शन चला रहे हैं कि हम परसिमन की बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, हम एक स्टेटहुड की बात होगी, मगर हम उनसे हट करके फिर से हम उन चीजों में, हाँ आपने बहुत बड़ी अच्छी बात उठाई कि क्या इसमें पाकिस्तान को फिर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं। देखिए ये चीज जानबूझ करके लाई गई है और एक पीडीपी की नेता आकर कह देती हैं कि इसमें पाकिस्तान भी एक हिस्सेदार है इसलिए उसको लाओ, और फिर हम इन चीजों में उलझ जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है सर, सिन्हा साहब मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का बयान आया है, बैठक में जनता की बात रखेंगे। गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि बैठक में हम जनता की बात रखेंगे, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो वो कह रहे हैं कि भाई जनता की बात रखेंगे और बातचीत से मसले हल होते हैं। क्या वो कह रहे हैं, उनकी पूरी बात आपको सुनवा देते हैं। लॉन्ग टाइम, मैं कहूँगा पहली बार इस तरह का पॉलिटिकल आउटरीच का एक प्रोग्राम हाथ में लिया है, जिसके तहत आज ऑल पार्टी मीटिंग उनके हाउस पर हो रही है। और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उसको अप्रिशिएट किया है कि यही तरीका है देश चलाने का, मसले हल करने का, इसलिए कांग्रेस पार्टी की 3 मेंबर डेलीगेशन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरी बात है कि वहाँ एजेंडा क्या है, क्योंकि एजेंडा एडवांस सर्कुलेट नहीं किया गया। हम तो चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब पहले मीटिंग को शुरू करने के टाइम पर अपना एजेंडा बता दें।
एजेंडे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का जो मौक़िफ़ होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो एस्पिरेशंस है, जो जज्बात है, उसको कांग्रेस पार्टी खूबसूरती के साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब को समझाने की, बताने की कोशिश करेगा। आप 370 पर की बहाली के खिलाफ हैं? ऐसा अभी हम किसी इंग्रेडिएंट पर बात नहीं करेंगे। मैंने कहा पहले एजेंडा, उसका रिस्पांस कांग्रेस पार्टी देगी। दूसरी बात, मैं एडवांस इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में सदमा है, तकलीफ़ है, परेशानी है 5 अगस्त 2019 के बाद से कि हमारा स्टेट डाउनग्रेड क्यों किया, बाइफरकेट क्यों किया, हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ क्यों ख़त्म कर लिए। उस चीज़ को लेकर 1,30,00,000 लोगों की तर्जमानी कांग्रेस पार्टी प्राइम मिनिस्टर के सामने करने की कोशिश करेगी। अहमद मीर कह रहे हैं कि राज्य से कम दर्जे पर हम बात नहीं करेंगे, यानी कि एक एजेंडा कम से कम वो लेकर चल रहे हैं कि अगर उस एजेंडे पर, उस मुद्दे पर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर वो बात नहीं भी कर सकते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग दीक्षित प्रधानमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ नेशन पर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान से फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी है। महबूबा मुफ्ती का बयान निजी है, यह भी फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, और पीएम मोदी के सामने अपनी मांग रखेंगे। महबूबा की पार्टी की अपनी राय है, यह भी फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया। यानी कि क्या इसको ऐसे भी देखें, ऐसे भी समझें कि गुपकार अलायंस जो है उसमें क्या अब दोपहर है, यानी कि गुपकार अलायंस के जो तमाम सदस्य पार्टियां हैं, क्या उनमें आपस में सहमति नहीं है, क्या उनमें अब मतभेद है, क्या अलग अलग स्टैंड लेकर ये तमाम पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। तो गुपकार क्या इस बैठक के बाद भी जिंदा रहेगा या गुपकार का अंत हो जाएगा? अवधेशी, ये तो बड़ी बात कह दी है महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कि भाई उनका बयान जो है, उनकी जो बात है वो उनकी पार्टी की निजी बात है, उनकी बात है, हम तो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, पाकिस्तान से कोई बात नहीं होनी चाहिए। विद्या, ये जो गुपकार तथाकथित गुपकार गैंग के नेता हैं, ये क्या बोलते हैं उसको इतनी गंभीरता से मत लीजिए। फारूक अब्दुल्ला ने तो कहा था कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम चीन से भी मदद ले लेंगे। महबूबा तो कहती थी कि भैया भारत का झंडा उठाने वाला कोई यहाँ नहीं होगा। ये सब कश्मीर के खलनायक हैं, ये वहां के नेता जरूर है, खलनायक हैं ये। इनके काल में ही कश्मीर की दुर्दशा हुई, भारत से अलग हुआ, और जिस परिसीमन की इस समय बात हो रही है, फारूक कायदे से 2005 में होना चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला ने 2002 में वहां के संविधान में परिवर्तन कर दिया, वहां के पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में परिवर्तन करके कहा कि 2026 तक नहीं होना। ये 370 इन नेताओं के नौकरशाहों के अपराध और पाप को ढकने और बचाने का बड़ा कारण था। ये छटपटा रहे हैं। देखिए इनके विचलन का कारण आपको बता रहा हूं विद्या। 22-23 सितंबर को जो डीडीसी का जो चुनाव हुए, सितंबर में परिणाम आए, आप देखिए उसका परिणाम देखिए। गुपकार के सारे दल मिलकर 112 सीट लाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर की 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हो गई। नहीं एनसी हुई, पीडीपी तो खत्म हो गई। इनको वोट मिले 32.96%, बीजेपी को मिले 38.74%। अवधेशी, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि भाई ये एक साथ मिलकर भी बीजेपी से नहीं लड़ पाए तो अब अपने अपने स्टैंड पर चले गए हैं? आपके पास मैं लौट कर आऊंगा सर। अनुराग दीक्षित के पास एक बार चल रहे थे। अनुराग, क्या ऐसा लग रहा है कि इस बैठक से पहले जो बातें सामने आ रही हैं, जो फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया, जो महबूबा मुफ्ती ने कहा, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब ये गुपकार जो है शायद बहुत दिनों तक चले नहीं? विद्या, देखिए इस बात को आप भी समझते हैं कि आज की इस मुलाकात का सीधा मतलब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव को लेकर है, और अगर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये सरफराज जी भी जानते हैं और अवधेश सर भी जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या गुपकार अलायंस एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा जम्मू कश्मीर में, और क्या उनके सामने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी होगी? जाहिर सी बात है ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। जैसे ही विधानसभा चुनाव की हलचल तेज़ होगी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम जो बाकी दल हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, आपस में उनको लड़ना है, अपनी अपनी राजनीतिक जो लड़ाई है उसको
आगे बढ़ाना है। और यही वजह है कि जो अब्दुल्ला परिवार है, अब्दुल्ला फैमिली है, वो अब महबूबा मुफ्ती के बयान से किनारा कर रही है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि उनको चुनाव में लड़ना है, आमने सामने मुकाबला करना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग अलग हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो बात सरफराज जी यहाँ पर कह रहे थे, कुछ चीज़ों को समझना होगा। 370 या 35 के बाद बदला क्या है जम्मू कश्मीर में? देखिए, आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि इस देश में तकरीबन जितने भी स्पेशल स्टेटस वाले राज्य हैं पूरे देश में, उसमें से अकेले जम्मू कश्मीर को जो ग्रांट जाती थी वो अकेले जम्मू कश्मीर को 25% दी जाती थी। ऐसा क्यों होता था? वो पैसा कहाँ जाता था? पिछले 70 साल में जितना बजटरी एलोकेशन सेंटर से जम्मू कश्मीर के लिए गया है, क्या वाकई उसका उतना पैसा उसी तरीके से खर्च हो पाया है? आप ये मानकर चलिए, विद्या, आप बिहार से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसतन केंद्र से 8,000 रुपए जाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए 27,000 रुपए। ये जो 1/3 का अंतर है, ये आखिर क्यों होता रहा? और अब अगर स्थितियां बदल रही हैं, मैं एक बार सरफराज, क्योंकि वो जवाब भी देना चाहते थे बहुत देर से, सरफराज क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। सरफराज बोल लीजिए, अनुराग ने जो कहा है, जो सवाल उठाया है आपने, उस पर अनुराग ने जवाब दे दिया है, आप बताइए। यहां पर हुआ है जो इस वक्त की बड़ी खबर है, अमित शाह इस वक्त यहां से निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं विद्या, अमित शाह का काफिला निकल चुका है। प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, लगभग 12 बजे अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और इस वक्त की जो खबर है उसके मुताबिक अमित शाह प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक जो मंथन है, बैठक है, वो यहाँ पर चली है गृहमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ। विद्या जी, तो हलचल जो है वो तेज है। अमित शाह निकल गए हैं प्रधानमंत्री आवास से। 3 बजे ये बैठक शुरू होगी और 3 बजे एक बार फिर से अमित शाह यहां मौजूद रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री अजीत डोभाल और साथ ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। हम एक बार फिर से अनुराग के पास आएंगे जब हमें हलचल वहां दिखाई देगी। सरफराज, जल्दी से आपकी बातों का जवाब अनुराग ने दिया, जल्दी से आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद के सिन्हा के पास। देखिए, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो गुफ्तार है उसको साइडलाइन करें और यहाँ पे एक नया दल खड़ा करें, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज, जो इनका एक हार्ड फिस्ट पॉलिसी थी, वो फेल हो गई, क्योंकि इन लोगों को, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, तो पीएसए में बंद करके, और पीएसए जो डॉसियर था उसमें ये लिखा गया था कि ये लोग अलगाववादी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। आज जाके फिर क्यों हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो अभी तक इनके खिलाफ एलिगेशन थी वो सारी प्रधानमंत्री को पता है ना सरफराज जी, उनके पास नागरिकता हिंदुस्तान की है। अगर अपने देश का कोई व्यक्ति है, अभी तक आपने कहा महबूबा मुफ्ती सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, आज उसको भूला नहीं कहते। और आप क्या चाहते हैं? ऐसे लोगों से बात नहीं करके क्या उनको पाकिस्तान के भरोसे छोड़ दें? के सिन्हा साहब, सरफराज जो बात कह रहे हैं कि देखिए, ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये बात कश्मीर की है, ये बात कश्मीर के विकास की है, ये बात कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने की है, ये बात कश्मीर में लोकतंत्र की है। तो अगर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया जाएगा, तो फिर यही लोग सवाल उठाएंगे ना कि वहां के स्थानीय लोगों से आपने तो बात नहीं की, वहां के नेताओं से आपने बात नहीं की। देखिए विद्या जी, जो बात आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फारूक अब्दुल्ला हो या पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका एक अपना अस्तित्व है, उसको आप झुठला नहीं सकते। जो सबसे बड़ी बात है कि हम नए कश्मीर की और नई बातें कर रहे हैं, एक लेवल आगे की तरफ जा रहे हैं, न कि पीछे की तरफ। और सेंटर ने इसको एब्सोल्युटली क्लियर किया हुआ है। 370 और 35A का बात नहीं है। जो बड़ी सबसे बड़ी बात है, ये देखिए, जो परिसीमन की बात आ रही है, खुल करके सामने आ रही है, जिसके अंदर में आपकी सर रुकना होगा, माफ कीजिए, रुकना होगा सर। आप जो बात कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस लौटूंगा, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।